अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मायावती का पॉलिटिकल दांव उत्तर प्रदेश में कम से कम एनडीए और इंडिया अलायंस को बेहोश करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल पिछले दिनों इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी कि मायावती इंडिया अलायंस वालों के संपर्क में है, जिसका मायावती ने पुरजोर खंडन कर दिया है। लिखित बयान जारी करके मायावती ने इसे गलत और भ्रामक बताया है। मायावती की फिलहाल की स्ट्रेटजी दोनों से समान दूरी बनाना है, लेकिन ये दोनों अलायंस एनडीए और इंडिया ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मायावती का 12.5% वोट अकेले कैसे। तो ये दोनों अपने अपने स्तर पर बीएसपी को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं और किस्म किस्म के वितंडा फैलाते हैं। मायावती का वोटर क्या चाहता है और मायावती क्या चाहती हैं, और उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कितना प्रभाव डालेगी, और ये कोशिशें किसकी किस तरफ परवान चढ़ेंगी और मायावती किसका साथ देंगी या फिर एकला चलो रे अभियान का हिस्सा बनेंगी। आज की चर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, मायावती के राजनीतिक दांव उनके धुर विरोधियों को भी अक्सर बेहोश कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस जो बीजेपी के नेतृत्व में है, और यूपी में जो सपा के अलायंस वाला सपा के गठबंधन नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस है, दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें चल रही हैं कि किसी भी तरह मायावती को अपने पक्ष में लिया जाए, मायावती को अपने पाले में लिया जाए। और ये कोशिशें इंडिया अलायंस की तरफ से ज़्यादा हैं। उन पर सामाजिक, जातीय और समीकरण के मुताबिक दबाव एनडीए के मुकाबले कहीं अधिक है। ये दोनों तो चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफा प्रेम है। अब प्रश्न इस बात का उठना चाहिए, बहन जी क्या चाहती हैं? जब वो चाहेंगी तभी तो ये अलायंस होगा, तभी तो किसी के साथ उनका गठबंधन बनेगा। लेकिन इन दिनों पिछले 1.5 महीने से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मायावती की इनसे बात चल रही है, बीएसपी की उनसे बात चल रही है। एनडीए चाहता है कि हमारी तरफ आ जाएं, या हमारी तरफ ना भी आएँ तो हमारे हिसाब से चलें, और इंडिया अलायंस तो कहता है कि अगर बहन जी इस अलायंस में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में हम परिणाम चमत्कारिक दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मायावती न इनके समझाने पे आ रही हैं न उनके आ रही हैं। वो अभी एकला चलो अभियान चला रही हैं, लेकिन उन्हें भी बेहतर पता है। बहनों भाइयों, नोट करिएगा ये बात, ये बहन जो को भी पता है अकेले जाने का कोई फायदा है नहीं। अकेले जाने का मतलब राजनीतिक तौर पर खाई में छलांग लगा देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता पॉलिटिकली डिवाइडेड हो चुका है। एक जो बीजेपी को जिता रहा है, दूसरा जो बीजेपी को हरा रहा है, तीसरे की गुंजाइश अगर है भी तो मतलब वो कटोरी टाइप है, बहुत अधिक राजनीतिक स्कोप है नहीं। अब तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं बीएसपी के तो 10 सांसद हैं, लेकिन वो विश्लेषक शायद ये बात भूल जाते हैं कि किन राजनीतिक परिस्थितियों में मायावती के पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब जब आमने सामने का मुकाबला हुआ था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए अलायंस 51% का वोट शेयर लेकर आया था, 51% का। और इनका अलायंस जो महागठबंधन था सपा बसपा आरएलडी का, इसके खाते में थे 39% वोट। अंतर बढ़ा था, और उसमें से भी अगर सेग्रीगेट कर दें तो तब मायावती के पास वोट मिले थे उनकी पार्टी को 19.18% और समाजवादी को मिले थे 18.5% वोट। सपा के जीते थे 5, मायावती के जीते थे 10। ये तो है 2019 का हिसाब और किताब, और तब इकलौते भारतीय जनता पार्टी को 49% से ज़्यादा अकेले बीजेपी को वोट शेयर था। अब 2022 का भी चुनाव हो चुका, उसमें भी मुकाबला वर्टिकली एक दूसरे के सामने आमने सामने था, और लेकिन तब भी मायावती 12.5% वोट लाई। तो मायावती का नुकसान कितना हुआ? 7%। समाजवादी पार्टी कितना बढ़ी? 18% से सीधे कहाँ पहुँची? 36.5%। दुगने का उछाल समाजवादी पार्टी को मिला। और मायावती का क्या हुआ? 7% का वोट डिक्लाइन हुआ।
2007 में जब मायावती ने सरकार बनाई थी 29% वोट शेयर था, वो घट के अब कहाँ आया है 12% पे। वो भी असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ है। अब 24 में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो राजनीतिक सच्चाई कुछ भी हो, समीकरण कुछ भी हो, लेकिन बड़े नेताओं को जो पार्टियां चलाते हैं बहनों भाइयों, उन्हें अपनी राजनीतिक ज़मीन का एहसास होता है। मायावती को भी होगा, लेकिन हमेशा होशियार नेता कभी अपने पत्ते खुलने नहीं देते, आहट भी नहीं लगने देते हैं, और मायावती उन्हीं नेताओं में से एक हैं। जब दुनिया ये बात कह रही थी कि सूरज इधर से उधर उग जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह मिल नहीं पाएंगे, मिले, एक मंच पर आए, हाथ मिलाया, चुनाव साथ लड़े। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं होता। राजनीति में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, इंटरेस्ट। अगर मायावती को लग गया कि उनका इंटरेस्ट एनडीए के साथ सुरक्षित है, उनको अधिक फायदा है, निश्चित तौर पर वो कोई भी विचारधारा निकालकर एनडीए का साथ देंगी। और अगर उन्हें लगा कि एनडीए के पक्ष में माहौल नहीं है, इमीडिएट वो जनवरी तक फैसला ले लेंगी कि उनको इंडिया अलायंस में जाना है। राजनीति में मैटर केवल इंटरेस्ट करता है, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और फिलहाल मायावती अपने पत्ते खोल नहीं रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी वो राजनीतिक ज़मीन का आकलन कर रही हैं कि दरअसल जनता क्या चाहती है। जनता अभी भी बीजेपी के साथ उसी तरह खड़ी है जो 2019 और 2022 में रही है, या फिर जनता के मन में कुछ बदलाव आया है। ये डिपेंड करेगा दिसंबर और जनवरी के बीच कि मायावती का एक्चुअल पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। बयान किसी के भी आए, लेकिन बहनों भाइयों पत्ते खुलेंगे जनवरी पहले हफ्ते में या फिर दिसंबर में। ये तो हुई एक्चुअल बात। अब आप कुछ बयान सुन लें, फिर उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री अपने समर्थन से बनाकर दिखाया, दलितों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति है और दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है। मुझे नहीं लगता कि दलित वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ जाना भी गवारा करेगा। देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन हो चुका है, और वो गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में एनडीए को हराने का काम करेगा। सारे वो दल एक साथ हैं जो देश में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाकर ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करे। तो मुझे लगता है कि बहन जी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई दल हो, उन्हें आपस में कोई ऐसे मनमुटाव नहीं रखना चाहिए जिससे आने वाले समय में पीढ़ियां, आने वाले समय का जो भविष्य हमारे देश का हो, वो उनको गलत ठहराए। मायावती ने लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी यानी बीएसपी ने, जिसमें 10 जीती थी और 27 पर उनकी पार्टी नंबर 2 रही है, नंबर 2 अलायंस में, जब सपा के साथ अलायंस था। और फतेहपुर सीकरी एक सीट थी जहां पर वो नंबर 3 की पोजीशन पे आई थी। बाकी सभी सीटों पर या तो जीता और या सेकंड पोल किया था। उस वक्त वो इनका अलायंस था। बहनों भाइयों, मायावती क्या चाहती हैं, उनका पॉलिटिकल मूव क्या होगा, और ये दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया मायावती के पीछे क्यों पड़े हैं, आज की चर्चा इसी विषय पर। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के सिंपथाइजर हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हेमंत तिवारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं, और आप हमारे दर्शकों को और पैनल में मौजूद मेहमानों को बताइए, मायावती क्या चाहती हैं? देखिए, 2024 की लड़ाई की जब भी बात होगी, आज कल या आने वाले दिनों में, उसमें एक बहुत बड़ा राइडर है, और राइडर मायावती का मिजाज, मायावती का स्टैंड।
मायावती यूपी की पॉलिटिक्स में एक हार्ड बार्गेनर रही हैं। ये वक्त के साथ हम सब ने देखा है, महसूस किया है, और मायावती अभी भी उसी लाइन पे चल रही हैं। मायावती देख रही हैं, परख रही हैं। आपने बहुत ठीक फरमाया कि 7 दिसंबर तक के परिणाम आने दीजिए, जो 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में, और उसके बाद बल्कि एक बड़ी अहम तारीख आती है जनवरी के दूसरे हफ्ते में, जब उनका जन्मदिन होता है तो कोई न कोई बड़ा ऐलान वो करती हैं। एक आम तौर पर ये रवायत सी मानी जाती रही है, तो तब तक कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। लेकिन अभी तक का जो ऑफिशियल स्टैंड है कि बार बार चर्चा होती है कि कौन किससे मिला, कौन किससे बात कर रहा है। कांग्रेस बीएसपी से बात कर रही है, समाजवादी पार्टी बीएसपी की बात कर रही है, घोसी उपचुनाव के परिणाम के लिए ये लोग क्यों मायावती के पीछे पड़े? भाई आप अपनी राजनीति करो, उनको अपना करने दो। ये दोनों इस कदर परेशान किए हैं बीएसपी को, कभी ये कहते हैं हमारे साथ आ रही, कभी वो कहते हैं हमारे साथ आ रही। वो कह चुकी हैं कि मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव, ये मान ही नहीं रहे लोग। दरअसल यही है जो मायावती की अहमियत है। मायावती की विधानसभा में 1 सीट है, इस पे किसी को नहीं जाना चाहिए। मायावती का अपना मुकम्मल वोट बैंक दलित जो है उसका शेयर बहुत घटा है, इस पे नहीं जाना चाहिए। मायावती यानी बीएसपी अकेला ऐसा फैक्टर है जो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले 2 चुनावों का बम्पर रिजल्ट पाने का तजुर्बा है वो जारी रहेगा, या फिर पूरे देश में एनडीए। हेमंत जी, एक चीज की क्लैरिटी दीजिए। जो विभिन्न दलों, नो डाउट मायावती बहुत ही सीजन, बहुत ही समझदार और उत्तर प्रदेश की नब्ज समझने वाली लीडर हैं। 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। उन्हें तो पता होगा ना कि अकेले जाना खाई में कूदने जैसा है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं। आपने बहुत सही शब्द कहा, आपने खाई में कूदने, मैं इसको एक पॉलिटिकली सुसाइडल स्टेप मानूंगा। कोई मानेगा, कोई लेमैन मानेगा। तो क्या मायावती ऐसा करना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। मायावती वक्त के साथ देख रही हैं, और आपने यही एक पंक्ति कही थी कि वो देख रही हैं कि उनका फ़ायदा किस में है, किन परिस्थितियों में क्या फ़ायदा है। और मायावती, जो मैंने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि हार्ड बार्गेनर हैं, हमेशा हमने देखा है। मायावती पहले अपनी पूरी कीमत, यानी उनकी जो भूमिका है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है। जी, आपने 2 बार का हार्ड बार्गेनर, फिर सामने मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन था, 38 सीट मायावती को मिली थी, 38 सीटें लड़ने के लिए। तब मायावती और उनकी पार्टी की पोजीशन दूसरी थी। आज अगर वो किसी के साथ अलायंस में आती हैं तो आज का के हिसाब से उनके पार्टी का आकलन किया जाएगा। मौजूदा परिस्थिति बताती है कि उनके पास 12.5% का वोट शेयर है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति ये भी बताती है कि उनके पास 10 लोकसभा के सदस्य हैं। 2014 में उनके पास 0 थे। कोई एक भी व्यक्ति उनका, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीता था, लेकिन उनकी अहमियत कम नहीं हुई थी। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया, जिसके बारे में आपने कहा कि दुनिया नहीं, ब्रजेश जी आपको याद होगा, सन 2014 से लगातार आपके साथ में कम से कम 25 डिबेट्स में कह चुका हूं, ये मेरा अपना मुहावरा था कि सूरज पश्चिम से निकल जाए, लेकिन बसपा और सपा का गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि जन्म में होगा। हालांकि पॉलिटिकल नेसेसिटीज ऐसी होती हैं कि ऐसा होना पड़ा, लेकिन होने पर जो प्रत्याशाएं थी दोनों दलों को या पॉलिटिकल पंडित्स को, वो कहाँ हुई? वो तो इससे बड़ा कोई डेडली कॉम्बिनेशन यूपी की तो आपके हिसाब से मायावती कब तक निर्णय करेंगी? पॉलिटिक्स चलती है दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर जनवरी? हाँ, मुझे लगता है कि मायावती की प्रायोरिटी में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव हैं, इनके परिणाम देखेंगी। इनके परिणाम देखने के बाद मायावती खाली उत्तर प्रदेश का समझौता नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा। मायावती अपने आप को पैन इंडिया तो नहीं, बल्कि हिंदी हार्टलैंड में वो यूपी के अलावा भी कुछ सीटें जहां मजबूत लड़ सकती है। इस राउंड का अंतिम सवाल आपके लिए, क्या मायावती आज इस राजनीतिक स्थिति में है कि वो पॉलिटिकली हार्ड बार्गेनिंग कर सके या निगोशिएट कर सके मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में? जी है। अगर मायावती अपने इस स्टैंड पर कायम रहती हैं कि न तो एनडीए के साथ जाएंगी न इंडिया के साथ जाएंगी, तो माफ कीजिएगा, परिणाम लोकसभा के उपचुनाव जो अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट आजमगढ़ पे देखने को
जो नतीजे मिले थे जी। उन नतीजों को पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि एक की जगह अगर खाली 10 गुड्डू जमाली आ गए 10 सीटों पर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या परिणाम होगा। और उत्तर गुड्डू प्रदेश में जमाली से देखिएगा, आपका तात्पर्य इंडिया अल्पसंख्यक गठबंधन समाज के मतलब उम्मीदवार, आप ये कहना चाहते हैं हेमंत जी? जी कई सीटों पे अगर ऐसे आ जाएंगे तो आपने परिणाम देखा, अखिलेश यादव की आपका छोड़ी हुई तात्पर्य सीट पर मुस्लिम उनके प्रत्याशियों भाई से है, हेमंत धर्मेंद्र जी? यादव चुनाव हार गए। आपका तात्पर्य मुस्लिम भाई स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी? है ये कहना कि हाँ अभी इसमें काफी असर बचा है, और उसके अलावा बहुत चीजें हैं। आप 2022 के असेंबली इलेक्शन थैंक यू हेमंत जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को 42 सीटों को देख लीजिए। स्थान दूंगा। मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूं, जी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, स्वागत आपका। क्यों आवश्यकता है आपको मायावती को, और क्या आपको मायावती और उनकी पार्टी का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूँ एनडीए अलायंस उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है। हमने जो है लगातार उत्तर प्रदेश में वो करके दिखा दिया जो आपने देखा होगा कि इतिहास में, हाल फिलहाल के इतिहास में, हमको आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार हमको 4 बार आशीर्वाद दिया है, और 24 में भी देगी। अच्छी तरीके से हम जानते हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक रहा। ये डॉटेड इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस है रादर, क्योंकि ए तो अलायंस ही बोलते हैं लोग, तो ये जो इंडिया अलायंस है डॉटेड, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये खड़े हो पाएंगे? क्या अखिलेश यादव जी इतना बड़ा दिल दिखाएंगे कि कांग्रेस को भी अपने दिल में संभालें, आरएलडी को भी अपने दिल में संभालें, या और भी जो राजनीतिक दल इसमें आएंगे उनको संभालें? और जहां तक मायावती जी का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि एक महिला, और वो भी एक ऐसे समाज की महिला जहां पर एक उन्होंने युद्ध लड़ा है अपनी पहचान बनाने के लिए। वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल उन्होंने राज किया है। भविष्य में वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, बड़ी नेता हैं, सोच समझ के उनको आप मालूम है क्लैरिटी देती हैं कि तो हम उस बीजेपी चीज और का इंतजार एनडीए करेंगे। अलायंस को मायावती की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? जी, आपको मायावती की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ठीक हैं। एक भारी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, वो है जनता के आशीर्वाद की, और वही हमारे सर पर बना रहे। बाकी तो आप जानते ही हैं, कर्म, हम लोग कर्मयोगी हैं, काम करते हैं, आशीर्वाद ऊपर वाले का चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप मना महादेव कर की- रही हैं जी, तो फिर तो उनके लिए रास्ते खुले हैं ना, आप तो मना कर रही हैं। नहीं, मैं ना देखिए, मैं कौन होती हूँ? मैं प्रवक्ता हूँ अरे ना। आप ही ने अभी मैं कहा अपनी कि हम पार्टी तो की बात इनफ कर सकती कैपेबल हूँ हैं, ना। हम तो मैंने सक्षम शुरू में हैं, कह तो अब दिया, तो उनके सुनिए। पास एक रास्ता बचा है, उस रास्ते चली जाएं। आप तो जी, जी। भेज रही हैं उनको उधर। अरे नहीं, देखिए ऐसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महिला नेता भी है। क्या उनको खुद समझ नहीं है कि वो किस दल के साथ जुड़ेंगी, किसके साथ नहीं जुड़ेंगी, या किसी के साथ भी नहीं जुड़ेंगी? उनकी पार्टी है, वो पार्टी की मुखिया है, उनकी अपनी चुनावी रणनीति है, वो तय करेंगी। तो आपके साथ अगर क्यों हैं उनको- भाई? उनको- अगर आना होता उनको तो आ अगर जाती। राहुल गांधी जी के अलायंस के साथ जाना है तो वो उनका अपनी विचार हो सकती है, अपनी रणनीति हो सकती है, नहीं जाना है तो हो सकती है। तो अगर आप मैं ऐसी उसमें क्या उनके उत्तर बारे दे में सकती हूँ? वो पॉलिटिकल सतीश थाट जी बताएंगे रखेंगी ना। तो उनके पास तो फिर एक ही रास्ता है क्या? कि उधर चली जाएं। अरे उनके ऊपर छोड़िए ना, ये आप और मैं थोड़ी ना तय करेंगे, परंतु उनके मन में क्या है सतीश जी बेहतर बता पाएंगे। नहीं, आप ही ने कहा ना कि हम तो इनफ कैपेबल हैं, तो इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है, आपकी मैंने तरफ से ये ना कहा है। कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद 4 बार मिला है, और वही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमें इसी चीज की आवश्यकता है। ओके, मायावती की भी आवश्यकता नहीं है। हमें जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मयोगी हैं, विकास निरंतर कर रहे हैं, आस्था का सम्मान कर रहे हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा और ये सोचे कि हिंदू को नीचा दिखा देंगे हम, क्योंकि मुट्ठी आपको भर ऐसा वोट क्यों बैंक लगता है हमारे कि पास मायावती आ जाए, आपके साथ आएंगी तो वो आपको भारतीय लाभ जनता नहीं पार्टी होगा? के साथ कभी आपने ये हाथ नहीं कैसे मिला सकती। कैलकुलेट कर लिया? जी, आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि मायावती आपके साथ आएंगी तो आपको कोई खास लाभ नहीं है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो मायावती जी के विषय में कुछ आप बोला ही लगातार नहीं। ये बात कहीं हम अकेले कर लेंगे, अकेले कर लेंगे। नहीं, मैं तो ये लगातार ये कह रही हूँ कि हमें केवल का जनता आशीर्वाद चाहिए, बाकी कोई काम नहीं चाहिए। हम कर रहे हैं, यानी कर्म हम कर रहे हैं, आशीर्वाद हमें जनता का चाहिए। फैसला जो है ऊपर वाला हमारे पक्ष में लिखेगा, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। यही हमें श्रीमद् भगवत गीता में भी सिखाया जाता है, यही भगवान श्री राम सिखाते हैं। तो हम अपना धर्म कर रहे हैं। तो बाकी मैं ये जनता लिख के ले रहा ऊपर हूं है। कि एनडीए को उत्तर प्रदेश में मायावती की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट?
लिख लूं? ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डलवाइए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आप किसी भी बड़े नेता के विषय में मुझसे कहेंगे कि हमारे एनडीए में उनको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं हूं। मैं एक बहुत अदना सी कार्यकर्ता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी का पक्ष यहाँ पे रखती हूँ। ये फैसले ऊपर के लेवल पे होते हैं, अनिला सिंह यहाँ नहीं बोलेंगी। हो सकता है मायावती जी के मन में क्या है, सतीश जी से पूछिए ना। ठीक, पूछ लेते हैं। अब आप इतना 2-3 बार उनके लिए कह चुकी हैं तो मैं उनसे पूछ ही लेता हूँ। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा हम लोगों को इनलाइटन करिए और बताइए बहन जी चाहती क्या हैं, और अनिला जी को भी इनलाइटन करिए। तो वो तो बार बार कह रही हैं हम तो ठीक हैं, अकेले ही ठीक। नहीं, देखो ब्रजेश जी, बहन जी ने बिल्कुल क्लियर किया है। बहुजन समाज पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर मत है कि वो अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेंगी। वो उनका किसी भी तरीके से किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ये भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने हमेशा जो इस देश का जो राजनीतिक चिंतन है, उसने दलित राजनीति के साथ कहीं ना कहीं हमेशा धोखेबाजी की है। ये धोखेबाजी इस तरीके से होती है, अरे भाई आपने गठबंधन बना दिया, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, कोई दूसरी पार्टी गठबंधन में है। अब आप ये तय करेंगे, ये आप तय करेंगे कि इस देश का दलित की राजनीतिक सोच क्या होगी। आप दूसरी बात, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बहुजन समाज पार्टी को एक क्षेत्रीय दल मानता है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उसके फॉलोवर्स ना हो। लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है उसके सारी एनालिसिस हम उत्तर प्रदेश में रह करके करें, यह भी कहीं ना कहीं गलत होगा। और देखिए, राजनीति में आंकड़ेबाजी आप आज में नहीं कर सकते। राजनीति में आप पापड़ को जो है ना, जैसे राजनीति के आंकड़े बिल्कुल पापड़ की तरीके से हैं कि अगर पापड़ को जब आप तोड़ेंगे तो वो आपके अनुसार नहीं टूटता, वो कहां से टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसको हम तय नहीं करते। देखिए, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस देश के जो सत्ता ने दलितों को कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल के रूप में यूज किया, और इस देश के जो बहुजन लीडर्स हैं उनको भावनात्मक खेल नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन का रास्ता क्यों बने? हमारा स्पष्ट मानना है, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है, मान्यवर काशीराम जी का स्पष्ट मानना है, बाबा साहब ने खुद ये कहा, इस देश के दलितों से अपील करी कि राजनीतिक मामले में दलितों को कभी भी भावनात्मक नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का रास्ता हम नहीं बनेंगे, हमारा काम है कि हम व्यवस्था परिवर्तन में कैसे शामिल हो। बहुजन समाज पार्टी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश में तो आपने बता दिया कि आज बहुजन समाज पार्टी के 10 एमपी है और 1 विधायक है, लेकिन एक बात ये भी बतानी पड़ेगी सर, बीएसपी का एक राजनीतिक दृष्टिकोण अलग हो। नहीं, आप सुनिए, आप भी बेहतर समझ रहे हैं कि अकेले जाना खाई में कूदने जैसा है। अभी राजनीतिक स्थिति भी आपको पता है। ऐसे में बीएसपी के पास विकल्प क्या है जब अनिला सिंह साफ साफ कह दे रही हैं? देखिए विधानसभा में देखिए भारतीय राजनीति में बीजेपी चिल्ला के तमाम लोगों ने भ्रम फैला किया। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत है तो वो बीजेपी है। तेलंगाना में आप अगर जाकर के देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी रैलियां तय कर रही है। तो आप गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं? अरे भाई, आप सोचो ना, आगे बढ़ के बात करो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप उत्तर प्रदेश तक क्यों सीमित रहना चाहते हैं? इस देश का दलित तो सब जगह हो ना। आप हिस्सेदारी पे बात कीजिए। अब आज आप सामाजिक न्याय की बात आज आप कर रहे हैं ना, जब आप सत्ता में नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं, मैं आपकी भावना से अवगत हो गया, बात भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए, जनगणना किसने कराई? कांग्रेस ने कराई थी ना। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने के बावजूद भी अगर आंकड़े क्यों नहीं आपने जारी किए, इस बात का सवाल का जवाब देना चाहिए ना। आपके हिसाब सतीश जी, आंकड़े डिबेट वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। हमारे गेस्ट सवाल भी लेते हैं सर। इस देश का पूरा सर प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। करना चाहता है, आप जानते हैं हमारे गेस्ट बिल्कुल सीधे सवाल लेते हैं, आपको भी सर सवाल लेना चाहिए।
और हम लोग इंटरेक्टिव वे में बात करें ना, हम आप सवाल जवाब करें, अच्छा आएगा, मजा आएगा। सारे मेरे गेस्ट सवाल लेते हैं। मैं आपसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं कि मायावती को अकेले जाना बेहतर होगा या एनडीए के साथ उनका ज़्यादा बेहतर तालमेल बनेगा, या जिसके साथ पहले रह चुकी इंडिया अलायंस के उनके साथ जाएंगे। ग्राउंड पोजीशन से आप इनकार नहीं कर सकते हैं सर कि आप 12.5% के वोट शेयर पे खड़े थे, तो वर्तमान की जो स्थिति है अकेले जाना तो आपके लिए आत्मघाती है। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं ये मानता हूं जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को आप मिटा नहीं कर सकते। राजनीति में आंकड़ों को कोई भी झुटला नहीं सकता, लेकिन साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। माननीय काशीराम जी ने खुद ये कहा है कि हमको सिर्फ सत्ता परिवर्तन की टूल नहीं बनना है, हमको हिस्सेदारी कैसे तय करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी दलितों के हित में निर्णय लेगी, इस देश के बहुजनों के हित में निर्णय लेगी, इस देश के जो गरीब माय डियर सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि हिस्सेदारी की बात तो तब हेमंत तिवारी करें जब आप बात करने को तैयार हो, तब तो न तय होगा ना कि कितने आपको सीट चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल डेटा आपका कितना सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी इस तरह क्यों बोल रही है, या इंडिया अलायंस वाले अभी थोड़ा सा ऐठे ऐठे क्यों घूम रहे हैं। सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सतीश जी, एक बात कहूं सर? हाँ प्लीज। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई, हाँ जी, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई। अगर यही बहुजन समाज पार्टी अगर चाहती तो आज बीजेपी सरकार में होती ना कांग्रेस राजस्थान में, लेकिन हमने समर्थन दिया कांग्रेस को। आज तमाम बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायकों को तोड़ा कांग्रेस ने, है ना। मध्य प्रदेश में आप सरकार में कैसे थे भाई, आप बताइए ना। ये कांग्रेस से सवाल पूछिए या तमाम लोगों से सवाल पूछिए या इस देश के चिंतन से सवाल पूछिए कि बहुजन समाज पार्टी ने बिना मांगे बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा, है ना, और कांग्रेस की सरकार बनवाई। उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं भाई, है ना। आप देखिए, आपसे नहीं, आपकी इस बात में दम है कि राजस्थान में कांग्रेस आपकी पार्टी को खा गई, आपके सारे एमएलए तोड़ ले गई, आपकी पार्टी को उठा ले गई। मध्य प्रदेश में भी जिसके हाथ में तलवार आई वो सबसे पहले बीएसपी के ही विधायकों की तरफ दौड़ा। आपके साथ ज्यादती हुई है सर, मैं तो इस बात से सहमत हूँ। यही तो कह रहा हूँ कि ये लोग बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए तो क्या आपको दबाएंगे? नहीं देखिए, मेरा ब्रजेश जी, मेरा साफ साफ मानना है, इस देश के दलितों को कभी भी भावनात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश बहुत भयावह स्थिति में है। जब से आरएसएस सोच के लोग आए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, जो आरक्षण है, आरक्षण एक इस देश का एक बहुत बड़ा उन्मूलन कार्यक्रम है। लेकिन सरकारों ने, बीजेपी ने निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दलित मूवमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। और हम कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा कहा है, हमने कहा है सर, कांग्रेस के नजदीक जाओगे आपको खा जाएंगे। अगर विधानसभा बीजेपी के नजदीक गए आपको अपने आरक्षण और अपने वजूद पर संकट है। तो ऐसे में करें तो करें क्या सर? सर 1000 साल हम जिंदा रहे, 1000 साल जिंदा रहे, ना हमारे पास शिक्षा थी, ना हमारे पास बेहतर व्यवस्थाएं थी, ना संसाधन था। इस देश का दलित मूवमेंट जिंदा है ना, हम इस देश में जिंदा है ना। इस देश के जब तक चौराहे हैं, हम रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कर्मवीर हैं और इस देश की व्यवस्था में हर जगह हमारी हिस्सेदारी है। सड़क से लेकर के अगर तो आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि मायावती अकेले जाएंगी, और आपने एकदम साफ कर दिया है कि मायावती किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले रहेंगी। ठीक, नोट कर लें। देखिए हमारा इस जी बिल्कुल हम भावनात्मक नहीं है और दलितों को भावनात्मक नहीं होना चाहिए। हमारा काम है कि इस देश के दलितों की हिस्सेदारी सत्ता में कैसे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रदीप सिंह को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, शुक्रिया आपका। जब बीएसपी आपका साथ देती है, आप पीछे से छुरा मारते हैं और उसकी पार्टी के एमएलए तोड़ लाते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं। ऐसे में वो ठीक तो कह रहे हैं, आपके साथ क्यों आए, खतरा है।
नहीं ब्रजेश जी देखिए, आप आज विश्वसनीय स्थिति सहयोगी नहीं है। आज स्थिति स्पष्ट है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं और भारत में आरक्षण को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, देश से आरक्षण की व्यवस्था हटाना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दलों को ये तय करना होगा वो किधर खड़े हैं। भारत में चल रहे आरक्षण के साथ खड़े हैं, भारत के संविधान को मानने वाले को साथ खड़े हैं, या संविधान बदलने वालों के साथ खड़े हैं, ये चीज तय हो चुकी है। सर और आपका आज अतीत ऐसा है ना कि कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, वो तो उदाहरण के साथ बात कर रहे हैं ना। नहीं, यहाँ तो वर्तमान स्थिति, यहाँ तो जो दल अच्छा, सत्ता आप में पास्ट है, में क्राइम कमिट करके आए तो अब कहते हैं अब हम संत हो गए हैं, नहीं, जो अब दल हमको अपना सत्ता लो। में है उनके बड़े बड़े नेता आरक्षण पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और यहां तक कि नहीं, आप इस समय जो लोग सत्ता में है, और दलितों ने तमाम बड़े प्यार से इन्हें वोट देकर बहुमत में बैठाया था, और उसके बाद ही दलित नौजवान अगर घोड़े पे चढ़कर शादी करने जा रहा होता तो ये न सिर्फ उसे लाठियों से पिटवाते हैं, बल्कि उसके विरोध करने के लिए जब राजनीतिक दल जाते हैं तो उन्हें भी लाठियों से पिटवाते हैं। ये देखना होगा कि इनके ऐसा कोई सांसद निकल कर ना आए जो दलित तहसीलदार को के साथ अभद्रता करे, उनके साथ मारपीट करे। ये सोच अगर आप मुझे बताइए कि मायावती या बीएसपी आपके साथ क्यों आई? आप में क्या है ऐसा कि आपका साथ दें? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर ये बात तय हो चुकी है, बार बार हम ये बात कह रहे हैं क्या कि तय हो चुकी है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो आरक्षण समर्थक है, आरक्षण को आगे बढ़ाने वाले लोग खड़े हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो भारत का संविधान बदलना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उनके लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है। ये चीज तय है, और निश्चित तौर पर अच्छा ठीक, मैं मान लेता हूं कि ऐसी स्थिति है और बीएसपी आपके घर आती है या आपके साथ आती है, तो इस बात की आप गारंटी कौन लेगा कि आप पीठ में चाकू नहीं मारेंगे, उनके विधायक नहीं तोड़ेंगे, उनका नुकसान नहीं करेंगे? कैसे, मतलब इस चीज का बिलीव कराइए ना। नहीं, मायावती जी बड़ी नेता हैं, एक ऐसी विचारधारा का नेतृत्व करती हैं जो समाज के बहुसंख्यक आबादी को आगे बढ़ाने की बात करती है। यही बात तो देश के हमारे नेता महात्मा गांधी ने किया, यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। सर ये बात आपके बड़े नेता कहें, अंबेडकर जी कहें, सब कहें, लेकिन आपको अपने इतिहास के लिए बीएसपी से कम माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए कि भैया गलती हो गई, बहन जी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं करेंगे, ये तो कह ही देना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे बड़े सॉरी बोल दो, बात खत्म। आने वाले समय में आप देखिएगा 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, हमारे बड़े नेताओं। बहुत शुक्रिया आपका। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विनय सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मायावती का साथ आपकी पार्टी को चाहिए या नहीं चाहिए? साथ तो आज की तारीख में हमें सबका चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसी पार्टी है, इसे हराने के लिए कहीं न कहीं सबको एक साथ आना, क्योंकि झूठ और फरेब ये झूठ की पाठशाला है, जहाँ पे इनके सारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रवक्ता तक सारे लोग झूठ के पाठशाला के एक प्रशिक्षित विद्यार्थी है। तो हम तो चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ आएं और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा आप लोग हर 10-15 दिन में ये क्यों माहौल बनाते हैं कि मायावती से बात चल रही है? आपने देखा कल उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा? उनका कोई बात नहीं चल रही, सब झूठ है, भ्रामक है। क्यों तो आप लोग ऐसा करते हो? कभी ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, हम तो निरंतर सड़क से लेकर के सदन तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन जी आज कहीं न कहीं चुप है, क्यों चुप है? लेकिन आपके नेता तो अक्सर ये कहते सुने गए हैं कि उनका अनुभव अच्छा नहीं था जी। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कहीं न कहीं जिस निष्ठा और जिस तरीके से आना चाहिए। किसकी निष्ठा की बात कर रहे हो? मायावती की? नहीं, मैं बहन जी की निष्ठा और चाहे हम किसी की निष्ठा पे बात नहीं करते। क्यों आपने निष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया? क्यों किया आपने निष्ठा शब्द? बिल्कुल मैंने कहा निष्ठा का मतलब क्या है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके, पिछली बार जब गठबंधन हुआ तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बढ़ चढ़ करके वोट किया। कहीं न कहीं हमें लगता है। थैंक यू विनय जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। बताइए हम सबको कि मायावती क्या चाहती हैं और उनको लेकर ये क्या चल रहा है इन दिनों, कभी इनका बयान कभी उनका बयान, जबकि 10 बार मायावती कह चुकी कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये लोग क्यों ऐसा माहौल बनाते हैं? चाहते क्या है उनसे? देखिए, एक सच्चाई ये है और पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लोग और सियासत के जानकार, पत्रकार सब मानते हैं
कि सपा और बसपा से बड़ा राजनीतिक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी ताकत हो जाए अगर ये मिल जाए, और इस गठजोड़ से भाजपा भी काफ़ी घबराती है। और 2019 में जब ये गठजोड़ लड़ा था तो उस समय ये कहा जाने लगा कि इस बार 40 सीटें जीतेगा, 60 सीटें जीतेगा। हालांकि परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया। मायावती इस बात को जानती हैं कि ये गठबंधन ताकतवर है, लेकिन वो गठबंधन में नहीं जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसके पीछे जो कारण हो। देखिए, एनडीए और इंडिया, ये जो दो बड़े गठबंधन उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें तकनीकी समस्या ये भी है कि अगर वो मायावती इनमें से किसी एक के साथ जाएं तो जितनी सीटों की वो डिमांड करेंगी वो दोनों में से कोई देने की स्थिति में नहीं है। 38-40 सीट ना इंडिया दे पाएगा ना एनडीए दे पाएगा। तो मायावती ने भला सोचा कि अकेले 80 पे लड़ा जाए, वो ज़्यादा ठीक है। जितना वोट बिखरेगा उतना बीजेपी को फ़ायदा है। मायावती के अकेले लड़ने से बीजेपी खुश है, ये बात सही है। और मायावती ये बात जानती है कि उनकी पार्टी एक कठिन दौर से गुजरी है पिछले 1 दशक में। उनका विधायक एक रह गया विधानसभा में, उनका वोट परसेंट घट गया और उनके कई सारे सांसद कई भाजपा में कई सपा में तस्वीरों में नज़र आते हैं। तो ये सब तकलीफ़ें और समस्याएं, चुनौतियां सियासत में उनके सामने हैं। ऐसे में 2024 का इलेक्शन उनके लिए एक बड़ा चुनौती ये होगा कि वो 80 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट लड़ाएं। वो कैसे लड़ाएंगी? समाजवादी पार्टी से बीच बीच में जो बात चलती है गठजोड़ की, उसमें ये बात याद रखनी होगी कि मायावती सपा से बहुत खफा है और कई बार वो ये बात कह चुकी हैं कि अगर हमें ना देना तो भाजपा दे देना। दलित समाज के लिए उनका कई मैसेज इस तरह का आया, लेकिन सियासत करने वाले आस नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव भी दलितों के लिए जाते हैं, अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, दलित वाहिनी उन्होंने अपनी एक बाबा साहब वाहिनी भी बनाई है। उनको उम्मीद है कुछ थोड़े बहुत मिल जाए तो वो एक बड़ा वोट बैंक तो है ही है। लेकिन मायावती ने जहाँ जहाँ चुनाव नहीं लड़ा उनके वोटर दोनों तरफ गया है। जहाँ कभी वो बीजेपी के साथ गया और कभी वो समाजवादी के साथ भी गया, तो वो दलित वोट ने वहाँ पर अपनी इच्छा से निर्णय लिया है, उनको जो कैंडिडेट सुटेबल लगा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 80 सीटों पर लड़ने के लिए मायावती को उपयुक्त कैंडिडेट, खासतौर से मुस्लिम बाहुल इलाकों में, जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए तो वहाँ मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके जो सिपह सालार हैं, पदाधिकारी हैं, वो बातचीत में लगे हैं कैंडिडेटों की तैयारी में, लेकिन अभी उतना सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। और चुनाव भी थोड़ा अभी दूर है, इसलिए भी लोग देख रहे होंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, उधर चला जाए। मायावती की भी ये प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने सपा से अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाई थी और अखिलेश यादव एक नौजवान नेता के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत 2019 में किया। लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे दोस्ती की जड़ में मट्ठा पड़ गया, चुनाव हारते ही वो गठबंधन तोड़ के भाग गई। अब वो साथ टूट गया, छूट गया। लेकिन ना मायावती ने आज तक अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला, ना अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ कुछ सीधा बोलते हैं। ये नीचे ऊपर लड़ाई थोड़ा बहुत लोग चलती रहती है, क्योंकि मायावती पार्टी के बहुत सारे नेता टूट के सपम चले गए, राम अचल चले गए, लालजी चले गए, इंद्रजीत चले गए और बहुत सारे नेता टूट के भाजपा में आ गए। भाजपा वाले तो बहुत सारे मंत्री भी बन गए, काफ़ी सारे। लेकिन जो 4 राज्यों में मायावती की पार्टी लड़ रही है, उसने एक नारा दिया है कि अब झांसे में ना आएंगे और बसपा की सरकार बनाएंगे। तो ये स्लोगन बाहर के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चल रहा है और राजस्थान में मायावती का। अब कितनी सफलता मिलती है देखिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बिना कोई गठजोड़ अगर आगे चलता है
तो उसके सामने बीजेपी के लिए राह आसान होती है और ये हर कोई जानता है। मुसलमान वोट थोड़ा बहुत खींचने के लिए हो सकता है मायावती ओवैसी को अपने साथ मिलावें और बुला लें यूपी में कि आओ कुछ 10-15 सीट पे तुम्हें लड़ लो और गठजोड़ कर लिया जाए, तो हो सकता है कुछ और फायदे में बीजेपी आ जाए आने वाले वक्त में। जी बहरहाल सुनिएगा कि उसका ये अंदाज भी दिल को भा गया। कल तलक जो दोस्त था दुश्मनी पर आ गया, और जब तक पहुंच नहीं सकते, जब तक हम पहुंच नहीं सकते वो हमको क्या गिराएंगे, और हमारे दुश्मनों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा करें, बराबरी होगी तभी हम दुश्मनी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और पॉलिटिकल फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आपने बीजेपी की बात सुनी, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कमिंग जनरल इलेक्शंस में बीजेपी अकेले कैपेबल है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुकाबले के लिए। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मायावती की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। मायावती की कतई ज़रूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को यही ज़रूरत है कि मायावती किसी और के साथ न जाए। भारतीय जनता पार्टी का भला सिर्फ एक कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को अगर चैलेंज किया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बराबर का चैलेंज देना होगा, मजबूत टक्कर देनी होगी। अगर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की बात सोचता है अपोजिशन, जो सोच रहा है, उत्तर प्रदेश में बराबर की लड़ाई किए बिना आप नहीं कुछ कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती आपके साथ नहीं है तो आप बराबर की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये स्थापित सत्य है। आप रिकॉर्ड पे जाइए, आप माहौल पे जाइए, आप जो कुछ है असलियत पे जाइए। 2014, 19, 17, 22 लोकल बॉडी, अच्छा, काल्पनिक सवाल है, सब कुछ आप देखिए। मायावती अगर इंडिया अलायंस का पार्ट हो गई तो यूपी में क्या होगा? मायावती अगर इंडिया अलायंस का अगर वाला यही, अगर काल्पनिक है तो कल्पना में तो बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि मायावती अगर हो गई तो फिर वही परिदृश्य एक बार देखना पड़ेगा जैसे 2019 में लोगों ने अगर सोचा था। अगर जब असल में आ गया, जब सूरज पश्चिम से निकल गया, तब यही तो कैलकुलेशन था कि 40-40 पे जाएगा, पर मायावती 45 पे जाएगा। पहले वाली मायावती तो रह नहीं गई है, 50-30 पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम हुई है। सपा पहले वाली सपा नहीं रह गई है, उसकी ताकत आई है, तो बंटवारा भी तो उसी हिसाब से होगा ना हेमंत जी? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बंटवारे को आप बांट तो दीजिए ना। आप किसी भी रिकॉर्ड 22 के रिकॉर्ड से बांट दीजिए, आप 19 के रिकॉर्ड से बांट दीजिए, कहाँ आते हैं? वही तो अगर 22 के हिसाब से बांटेंगे तो मायावती को 11 सीटें आएंगी। मैं तो चूंकि मुझे पता था आप ये कहेंगे तो मैं तो कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ। 11 सीट मंजूर है? आप ये बताइएगा, मायावती राजनीति बंद कर देंगी, राजनीति से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगी तो दुनिया जानती है साहब। दरअसल मायावती देख रही हैं कि जो असेंबली इलेक्शंस को लेकर उनको फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, खासतौर से तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जिस तरह की रिस्पांस पब्लिक का मिला है रैलीज वगैरह में। तो उनको लगता है पहले हमसे आओ, बार्गेनिंग करो। थैंक यू हेमंत जी। हमको क्या थोड़ा सा इस राउंड में वक्त का अभाव है, मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूँ। ऐसा क्यों पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकारों का मानना है कि मायावती अगर अकेले लड़ेंगी तो ही बीजेपी को लाभ है, इसीलिए आप इस तरह के बयान दे रही हैं? हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मान करती हूँ इनका, और इन्होंने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, अगर आप पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर हम दलित वोट बैंक की बात करते हैं, अगर हम जिस जाति से मायावती जी आती हैं उसके अलावा अगर हम दलित की बात करते हैं तो मोर देन 51%, यानी कि 51% से ज़्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को हमको चुनाव में मिले थे। तो
अगर ये कहें कि दलित समाज मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है तो ये गलत होगा, क्योंकि चुनावी आंकड़े जो हैं वो कुछ इधर बताते हैं। लेकिन आप एक फैक्ट ये भी कहती कि मायावती की जाति उनके साथ खड़ी है। ओके जी, मायावती जी की जाति उनके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और उसके अलावा कोई दलित कम्युनिटी मायावती के साथ नहीं है। मैंने अभी आपको आंकड़े दे दिए, ठीक है, क्योंकि 62% जो जिस समाज से मायावती जी आती है, 62% जो वोट परसेंटेज है उन्होंने बीएसपी को दिया था। दूसरी बात, मैं एक बात ये कह रही हूँ कि ये जो डॉटेड इंडिया अलायंस है, ये किन शर्तों पे मायावती जी से बात करना चाह रहे हैं भाई? ये जो है मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेके बैठी हुई है, समाजवादी पार्टी 5 सीट लेकर बैठी हुई है। लार्जर शेयर किसके पास है? बहन जी के पास है। तो ये डॉटेड इंडिया अलायंस किस चीज की हेकड़ी मायावती जी को दिखाने के आप प्रयास अपनी पार्टी में उनको सम्मिलित नहीं, उनका साथ नहीं चाहती हैं। दूसरी तरफ आप अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो आप इल्जाम लगा रही हैं कि अरे तुम कैसे बात कर सकते हो। अरे भाई, आप बात नहीं करोगी तो कोई तो बात करेगा, तो उनको बात करने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरीके से सामने खड़े हो रहे हैं बहन मायावती जी के कि भाई देखो, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस में हमारे साथ आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते हो मत आओ। ये एटीट्यूड है डॉटेड इंडिया अलायंस का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक वो महिला है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो दलित समाज से आती है। सतीश प्रकाश जी, लाल टोपी की सतीश प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी की। एक तरफ बीजेपी कह रही हमें चाहिए भी नहीं, दूसरा कोई बात भी न करे सतीश प्रकाश जी। तो ये कौन से गुंडा? और तीसरा ही बात इन्होंने एक इम्पोर्टेंट, थैंक यू अनिला जी, तीसरी बात इन्होंने कही कि मायावती के पास तो अब बस उनकी जाति का वोट बचा है, बाकी दलित तो छिटक के इनके पास आ गए हैं। देखिए ब्रजेश जी, बड़ी चालाकी के साथ अभी बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर हुए और पिछड़ों को आपने 2 हिस्सों में बांटा। ये अगड़ा पिछड़ा, ये अति पिछड़ा। देखिए, कहीं ना कहीं इस देश के दलितों को भी बांटा जा रहा है। ये भी एक दुर्भाग्य है। देश की संविधान की अनुसूची में तमाम जातियों को एक वर्ग के अंदर रखा गया है। और एक छोटी सी बात मैं यह जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, एक छोटी सी बात कहूँगा, एक काल्पनिक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के रूप में काम करती है, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के रूप में काम करती है। अगर इंडिया गठबंधन वास्तव में ही इस देश से बीजेपी को हटाना चाहता है तो आए ना, बात करके देखें। आप बात कीजिए ना। आप लंबा विज्ञापन देते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं और साथ में एक बड़ा छोटा सा एक नोट डाल देते हैं कि हम गठबंधन इन कंडीशन के ऊपर तय करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। मेरा फिर मानना यह है कि इस देश के, यानी बात हो सकती है, जो कोई शर्त है जो मंजूर नहीं है, अगर ये थोड़ा झुक के आए तो आप इनका सलाम आप करिए ना, स्वीकार सकते हैं। ठीक, नहीं आप जी देखिए, मेरा कहना यह है कि राजनीति में गठबंधन होते हैं ना। भारत की राजनीति का गठबंधन एक सच्चाई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी भी भावनात्मक रूप से ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। वो एक ताकत है, वो अपने दम पे चुनाव। तो ये बीजेपी वाले बहन जी को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि काल्पनिक सवाल कि अब तो उनके पास एक जाति का वोट बचा है, इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए बीजेपी के लोग सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, इस देश को भी अंडर एस्टिमेट किया है, इस देश के गरीबों को भी अंडर एस्टिमेट किया है। इस देश का जो गरीब सेक्शन है, जो बेरोजगार सेक्शन है, आप देखेंगे ना, पूरे देश में पूरे जगह आंदोलन हो रहे हैं। ओपीएस के ऊपर क्यों नहीं चर्चा हो रही भाई, आप बताइए ना। लेकिन ये चाहते हैं, इनको लगता है कि हम पेंशन के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम लेटरल एंट्री करेंगे, हम महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इनका एक इनका व्यवहार हो सकता है। मेरा मानना यह है सर, पेंशन वाला जो तबका है ना इन दिनों, वो इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में बिजी है सर, इसलिए अभी वो मुद्दे को वो खुद ही नहीं उठा रहे हैं जिनकी समस्या है। ऐसे रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उसके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है सर। उधर इजराइल में झगड़ा हो रहा है सर, उसकी चिंता भी तो उन्हें करनी है, आप थोड़ी करेंगे सर। वो तो पेंशन वालों को ही चिंता करनी है। अब ऐसा देखिए
थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ब्रजेश मैं प्रदीप जी, सिंह को आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना प्रदीप सिंह, इस बात की अगर गारंटी दें कि आप अपना ईगो कम करेंगे और शर्तें कम करें, तब वो आपसे बात करेंगे नहीं ब्रजेश जी, और आगे चाकू नहीं लगाएंगे। ब्रजेश जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी एक विचारधारा के लोगों को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर बात करना चाहिए एक विचारधारा के लोग, उनकी बात सुनिए, आप एक मंच पर जवाब दीजिए और आप विश्वास टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं, सुनिए उनकी बात। उन्होंने कहा कि भाई करना चाहते हो गठबंधन, आओ बात कर लेंगे, शर्तें न लगाओ। हम तो समान विचारधारा के सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, जो लोग भारत के संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो रिजर्वेशन व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हो बहन मायावती जी। एक सीट है यूपी में और पूरे गठबंधन में ऐसे बात कर रहे हो जैसे सीट बांटना है। पता है मायावती के पास 10 है, आपसे 10 गुना बड़ी है। किसको बांट रहे हो? आपके पास देने को खुद कुछ नहीं और पूरे जंगल को बांटे दे रहे हो। अपनी पोजीशन भी तो देखो भाई। निश्चित तौर पर बहन मायावती एक विचारधारा की बड़ी नेता है और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उनके महिला होने पर सवाल खड़ा कर रहे थे। ये उस पार्टी नहीं, की वो कह प्रवक्ता रही है कि एक जो जाति जिन्होंने का हमारी वोट है। नेता सोनिया गांधी के लिए तमाम तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रियंका गांधी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने ये कहा। बस एक बात कही है जो राजनीतिक तौर पर जिसपे असहमति हो सकती है, उनका कहना बस एक जाति का वोट है, यही तो कहा। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस को ये कहा उन्होंने कि ये लोग दलित नेता है मायावती जी, महिलाएं, इसलिए आप उन पर प्रेशर बना रहे हैं। ये बात कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो इनकी विचारधारा है। विनय सिंह बिन्नू मेरे साथ मौजूद है। भाई विनय सिंह जी, आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए सतीश जी ने बहुत स्पष्ट बात कही, साफ साफ कहा कि बात करनी तो बात करने आओ ना, शर्तें तो हटाओ। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की स्थिति एकदम से स्पष्ट है। हम खुले मन से किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जो लिखा हुआ संविधान है, उसको बचाने के लिए और पीडीए के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो आता है, हम उसका खुले मन से हम उसका स्वागत करते हैं। आज की तारीख में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है पीडीए की, तो समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने के लिए तैयार। कांग्रेस नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता नहीं, मैं ये नहीं, इंडिया गठबंधन की बात आपने कहा ना कि मामी तो लड़ रहे हैं बस अकेले। बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बस यही वो बात है सर जहाँ बात टूट जाती है। अब आप कह रहे हो हम ही लड़ रहे हैं, अरे भैया बीएसपी भी तो है, बिल्कुल लड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से लगातार इससे पिछले चुनाव में हम ही लड़ते रहे, आज गठबंधन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय जी, और मैं सभी अपने अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त इस राजनीतिक चर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम के फ़ौरन बाद हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नए अरबपति सामने आए हैं, जिनके जो पहली बार अरबपतियों की सूची में सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में कौन है ये 10 नए अरबपति जो उत्तर प्रदेश के हैं, आपको जानना चाहिए। बस थोड़ी देर में हम उन नामों का, तस्वीरों का और उनके काम धंधे का भी खुलासा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।